हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज का वीडियो कंप्यूटर की मदद से बना रहे हैं। आज डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज़ बियर विद दिस। आज एक और इम्पॉर्टेंट इशू लेते हैं इंडियन पॉलिटी की। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वीडियो सैटरडे को लोड होता है उसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से उसको बना पाएँ। आपको क्या क्या और रिक्वायरमेंट है वो हम देख पाएँ। उस पर आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लुक इनटू इट। चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ नलीफाइड 97th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इशू बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक कॉर्पोरेशन के नाम से मंत्रालय बनाया गया है। इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है 97th अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इशू बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, क्या इंपॉर्टेंट इशू है, संविधान की इशू क्या इंपॉर्टेंट है, सेंटर स्टेट फेडरल रिलेशंस की इशू क्या इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा इस आर्टिकल के माध्यम से। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज लुक इनटू इट। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन ने जो है परेशान कर दिया। बोर्ड मार्कर बढ़िया था। चलिए, सुप्रीम कोर्ट एन्यूल्स पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव दिस अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट। देखिए, पहले समझिए कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, सहकारी समितियां क्या होती हैं। देखिए, जो इकोनॉमिकली वीकर लोग होते हैं, किसान वगैरह हैं, दूध पैदा करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, गृह उद्योग में कुछ चीज़ें बनाती हैं, ये कुछ प्रोड्यूस करना चाहती हैं और उसका वितरण करना चाहती हैं, मार्केट करना चाहती हैं। अब इनको इसके लिए पैसा भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए। ये सब मिलके अपनी प्रतिभा से जो जनरेट हुआ है उसका सही इनको वापस लाभ मिल जाए, सही उसकी कीमत मिल जाए। कुछ लोगों के हाथ में पड़ के उस सामान में एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें सही दाम ना मिले और बीच में जो सिंडिकेट बन जाते हैं वो ना आए, तो सब लोग मिल के काम करें, इसलिए बन जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, सब लोग मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, सभी लोग उसमें पैसा पूल इन करते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद उनको लोन भी मिल जाता है सस्ते दामों पर। एनीवे, वो अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं और सभी मेंबर का वन वोट होता है। हो सकता है किसी के पास शेयर ज्यादा हो, बट वोट सबका एक ही होगा। ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में चलते हैं, मतलब जो भी फैसला होगा वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में होगा, वोटिंग से होगा उस संस्था को चलाने का। तो सब लोग मिलके बना लेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में इसको रजिस्टर करा देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, जहां तक इसके जो नियम वगैरह हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके जो फंड्स वगैरह हैं ऑडिट ठीक से हो रहे हैं नहीं है, घपला तो नहीं हुआ, ये स्टेट निगरानी रखती है। बाकी ये ऑटोनोमसली चलते हैं। ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, अपना सब लोग मिलके बना लेते हैं। जैसे अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन है, वहां पर जो दूध पैदा करने वाले लोग हैं सब, अब दूध बेचा कैसे जाए, अलग अलग बेचेंगे तो शायद सही दाम ना मिले, तो ऐसा करते हैं हम सब मिलके अमूल बना लेते हैं, हमारा दूध एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, हमको उसके सही दाम मिल जाएंगे। यूनिटी इन स्ट्रेंथ वाली बात है, तो सब मिलकर काम करें तो ज्यादा हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। इस तरीके से बना लेते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल इसका होता है वो होता है सेल्फ हेल्प, और वैसे भी यूपीएससी के सिलेबस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर बड़ा इंपॉर्टेंट एम्फेसिस है, हर साल क्वेश्चन डेफिनेटली आता है मेंस में। और म्यूचुअल हेल्प, आपस में एक दूसरे के लिए सहायक बने, खुद ही ओनर हो, खुद ही उसे चलाएं, किसी का रेगुलेशन ना हो। याद रखेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, ये कॉर्पोरेट नहीं होते, पूंजीवादी संस्थाएं नहीं होती, ये प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए नहीं होते। हमारी सामान का दाम हमें सही मिल जाए, या हमको अगर इफ्को से खाद मिल रही है किसानों को, तो खाद हमको सही दामों पर मिल जाए, इस अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। पर्पज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही होता है, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व हो, कम से कम हमारा शोषण ना हो, हमें सही दामों पर चीज मिल जाए और सही दामों पर चीज हमारी बिक जाए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है, इसका सही समय पे इलेक्शन होना चाहिए, ऑफिस बीयरर्स कौन होंगे,
अपनों में से एक को अध्यक्ष चुन लेंगे, उपाध्यक्ष चुन लेंगे, खजांची चुन लेंगे, मतलब अपना पूरा सिस्टम खुद बना लेते हैं, खुद ये चलाते हैं। बस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई शोषण ना हो रहा हो, इसके जो नियम बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इतना कंट्रोल होता है। तो ये संस्थाएं कोऑपरेटिव्स होती हैं। याद रखेंगे, अब अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैंने एक वीडियो बताया था आपको। अब ये कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस पे एक उल्टा फैसला हुआ क्या, पार्लियामेंट ने 97th अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 2012 में, लोकसभा राज्यसभा ने 2011 में पास कर दिया था, राष्ट्रपति ने स्वीकृति एसेंट 2012 में दे दी थी। एंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज आर्टिकल 19(1)(c) में एक वर्ड जुड़ गया कोऑपरेटिव्स, मतलब आर्टिकल 19(1)(c) एक फंडामेंटल राइट है जो कहता है एवरी सिटीजन हैज ए फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, और यूनियन वर्ड के बाद लिख गया कोऑपरेटिव्स, मतलब कोऑपरेटिव्स बनाना एक फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक। दूसरा जुड़ा 43 कैपिटल बी डीपीएसपी में पार्ट 4 में। 43 का बी का मतलब है स्टेट शैल मेक पॉलिसी टुवर्ड्स फ्रेमिंग पॉलिसी टुवर्ड्स कोऑपरेटिव्स, मतलब सरकारें भी अपनी पॉलिसी में इसे शामिल करें ताकि कोऑपरेटिव्स बने और तरीके से काम करें। तो डीपीएसपी भी हो गया। आपको याद होगा कि 43 जो ए है वो वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए है, 43 भी कोऑपरेटिव्स के लिए हो गया, मतलब जितने निचले तबके के, गरीब तबके के लोग होते हैं उनके अधिकारों को बचाने के लिए 43 ए है। 43 वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43 आपको याद होगा। 43 है वर्कर्स के अधिकारों के, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, उनके लिए होता है। तो 43 ये 43 भी सबको क्लब कर दिया, मतलब 43 भी उसी के साथ रख दिया कि जो ये लोग पुअर लोग होते हैं इनके अधिकार संरक्षित हो जाए, इनको नुकसान ना हो। तो एक 43 बी ऐड कर दिया और पूरा का पूरा पार्ट 9th बी ऐड किया। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 9th बी, पार्ट 9th क्या है, पंचायत है। पार्ट 9th ए क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है। पार्ट 9th बी क्या है, कोऑपरेटिव्स। पूरा का पूरा पार्ट ही ऐड कर दिया कोऑपरेटिव्स के नाम से, जिसमें डिटेल्ड पॉलिसी दे दी कोऑपरेटिव्स कैसे काम करेंगे। आर्टिकल 243 ZH याद रखेंगे, आर्टिकल 243 ZG तक है म्यूनिसिपैलिटीज, और ZH से ऑनवर्ड्स है, ये Z देखिए 240 ZH से लेकर ZT तक ये है कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स का पूरा का पूरा एक पार्ट, मतलब एक पार्ट ही ऐड कर दिया। तो ये 3 चीजें ऐड हुई थी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2012 से। पर्पज ये था, कोऑपरेटिव्स हुआ तो करते हैं लेकिन कोऑपरेटिव ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, तो उसको ठीक से रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, क्योंकि इससे फायदा ज्यादा होगा हो रहा है। नीचे के तबके के जितने लोग हैं जो मार्जिनल इकोनॉमिक लिमिट पे खड़े हैं उनका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, इसलिए ये 97th अमेंडमेंट एक्ट से चेंजेस कर दिए गए थे। अब हुआ क्या, ये तो ठीक है, ये सब हो गया, राज्यों ने भी अपने कानून बना लिए। प्रॉब्लम ये आई कि जब ये अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया तो इसको चैलेंज कर दिया गुजरात हाई कोर्ट में, चैलेंज कर दिया गया कि राज्यों की पावर है, सेंटर ने कैसे इस पे काम कर दिया। और इस अमेंडमेंट एक्ट से जो पार्ट 9th भी ऐड हुआ है, ये इसको देख के, इसके प्रोविजंस को देख के, आर्टिकल्स को देख के ऐसा लगता है कि राज्यों के अधिकार अधीन हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार के, और ये संविधान का उद्देश्य नहीं है। तो इसको चैलेंज कर दिया, गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि यस ये अमेंडमेंट सही नहीं है। इसको यूनियन गवर्नमेंट ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कल दिया, और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू बता रहा हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी बनी है, कॉर्पोरेटिव्स पे गवर्नमेंट का बहुत जोर है। अब देखिए 2 एंगल पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया। पहला तो ये है, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल, संविधान बना, अब संविधान में चेंज करने की परमिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है कि संविधान में आप चेंज भी कर सकते हैं। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पूरी पावर है कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, बाय राज्यसभा एंड लोकसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी।
लेकिन कुछ मुद्दे जिनमें राज्यों के अधिकार भी शामिल होते हैं, मतलब अगर किसी चेंज करने से स्टेट इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली, तो फिर उसके लिए कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर से भी ये पास कराना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा अलोन से पास करने से बात नहीं बनेगी। मतलब अगर स्टेट इंटरेस्ट भी उससे अफेक्ट हो रहा है, देन आफ्टर इट इज पास बाई राज्यसभा एंड लोकसभा, इट इज पास बाई एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। भारत में मान लीजिए अगर 28 स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं तो कम से कम 14 से 15 से पास होना जरूरी है, तभी ये राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने प्रोसीजरल लिमिटेशन फॉलो नहीं की, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। दिस कोऑपरेटिव फॉल्स अंडर एंट्री नंबर 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट। आपने स्टेट लिस्ट के मुद्दे पर काम करने की कोशिश की है और आपके आर्टिकल्स को देख के लगता है यदि ये अप्लाई हो जाएगा तो राज्यों के अधिकार सेंटर के अधिकार के अधीन हो जाएंगे, और ये हो नहीं सकता। इसलिए आपने सब प्रोसीजरल फ्लॉ किया है, इसलिए ये खारिज किया जाता है। कम से कम आधी विधानसभाओं से पास होना जरूरी था। यहाँ पर एक छोटी बात याद रखेंगे, जब ये अमेंडमेंट पास होता है 368 में, तो राज्यसभा लोकसभा में तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, याद रखेंगे आप। तो आपने ये फुलफिलमेंट नहीं किया, एक तो ये गलती आपने कर दी। दूसरा ये है कि जो फेडरल इश्यूज होती हैं, जो फेडरल मुद्दे होते हैं जिसमें सेंटर स्टेट दोनों के रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको देख के लगता है कि आप फेडरल इशू को भी टच कर रहे हैं, जबकि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में जो केशवानंद भारती केस में आया था, उसमें फेडरलिज्म इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको देख के लगता है कि आप इसको भी टच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सब्सटेंटिव बेसिस पर भी गलत है और प्रोसीजरल लिमिटेशन को भी फॉलो नहीं करता है। हेंस आपका अमेंडमेंट नल एंड वॉइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर यह भी याद रखेंगे आप, यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, जरूरी नहीं है कि जो आर्टिकल है इसी की बेस पे बना देगा, लेकिन यहाँ से क्लू लेता है। मान लीजिए यूपीएससी ये पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंस से पहले कॉर्पोरेटिव्स का पहले एक्ट कब आया था, तो कर्जन के समय 1904 में आया था। या यूपीएससी ये पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये कॉर्पोरेटिव प्रोविंशियल लिस्ट में था, सेंट्रल लिस्ट में था, तो प्रोविंशियल लिस्ट में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किस में था, प्रोविंशियल लिस्ट में था। हमेशा ही ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रहा है और संविधान बनने के बाद भी राज्यों के पास है। लेकिन सेंटर के पास अधिकार कुछ होते हैं, लेकिन अधिकार का इस्तेमाल ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा राज्य का पर्पज ही डिफीट हो जाए। और आपके अमेंडमेंट से लगता है, पार्ट 9 बी से लगता है कि अगर ये ठीक से इस्तेमाल हो जाएगा तो आप राज्यों के अधिकारों को हनन कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए ये नल एंड वॉइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम खारिज कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने यहाँ पर फॉलो की है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। अब ध्यान से समझिएगा, द होल 97th अमेंडमेंट एक्ट हैज नॉट बीन हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें कोर्ट ने बोला है 19(1)(c) में जो कॉर्पोरेटिव फंडामेंटल राइट है ये इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 43(b) में डीपीएसपी इंटैक्ट है। पार्ट 9(b) ये हम खारिज करते हैं, लेकिन इसमें भी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, MSCS, क्योंकि ये कई राज्यों में होंगी, तो यहाँ पर पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है रेगुलेट करने का, क्योंकि ये एक से ज्यादा राज्यों में है। लेकिन MSCS को छोड़कर बाकी कोऑपरेटिव्स के सारे अधिकार राज्यों के पास रहेंगे, उस पे सेंटर कुछ नहीं कर सकता। इसका डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए ये अमेंडमेंट बना, इस अमेंडमेंट में इतना हिस्सा तो सही है लेकिन ये हिस्सा गलत है, तो पूरा का पूरा अमेंडमेंट मत खारिज करो, जितना हिस्सा खराब है वो काट के निकाल दो, जितना ओके है उसे रख लो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, जो कि ये कई कानूनों में करती रहती है, और कोर्ट ने बोला कि जो MSCS का हिस्सा है, जहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वहां पर जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो इंटैक्ट हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो हेरिटेज रहेंगे। इसके अलावा जितना राज्यों के अधिकारों के हनन की बात है वो सारे आर्टिकल्स हम नल एंड वॉइड करते हैं। इसलिए याद रखेंगे, द होल पार्ट 9(b) has been held as unconstitutional, only those articles which are taking away the powers of state legislatures vis-a-vis cooperative societies. Articles related to MSCS have been kept intact. इनको इंटैक्ट रखा गया है, इनको छेड़ा नहीं किया है, याद रखेंगे आप ये। ठीक है, पूरा नहीं, पूरा 9(b) नहीं खारिज किया गया है। लेकिन तीसरे जज जो जस्टिस KM जोसेफ, उन्होंने बोला नहीं, MSCS के अधिकार भी अगर फॉलो होंगे तो राज्यों के अधिकारों का
हनन हो सकता है, इसलिए पूरा का पूरा पार्ट 9th भी को खारिज करो। उन्होंने बोला पूरा का पूरा 9th भी खारिज होना चाहिए, लेकिन 2:1 के मतलब 2 जज एक तरफ है, 1 जज एक तरफ है। तो 2 जज ने बोला है नहीं, MSCS वाला हिस्सा छोड़कर बाकी सब खारिज कर देते हैं, बट जस्टिस KM जोसेफ ने बोला नहीं, पूरा का पूरा 9th भी खारिज करो। फाइनल फैसला ये है कि ओनली दैट पार्ट MSCS वाला छोड़कर पूरा 9th भी खारिज किया जाता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित मैंने आपको बताया। जैसे केंद्रीय एग्जाम्पल देता हूँ, केंद्रीय भंडार है। अब केंद्रीय भंडार में एक्साइज ड्यूटी से माफ किया हुआ सामान आता है और लोगों को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, उन्हें सस्ते दामों में मिल जाता है, और जो उस पे देने वाले हैं उनका सामान भी बिक जाता है। ठीक है। इफ्को है, खाद है, किसानों को खाद चाहिए, खाद मिल जाती है। अमूल है, महिला गृह उद्योग होता है, वो अपना सामान बनाकर पूल इन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर बेच लेती हैं। जब सब महिलाएं या लोग एक साथ होते हैं तो उनको गवर्नमेंट से बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होती है। बेसिकली एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें ओनरशिप सबके पास होती है, पूंजीवादी जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो नहीं होता है, और सब लोग मिलकर खुद ओनर होते हैं, और अच्छी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बेहतर हो सकता है अगर ये ठीक से चल जाए। तो उसके विषय में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी बनी है, और ये गवर्नमेंट ने एन्यूअल कर दिया है, और एन्यूअल करने की वजह ये है। ये बात समझ में आई आपकी? सो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन हिंदू, मैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। करंट इशू भी कुछ कवर हो जाती है। मेरा पर्पस पॉलिटिकल एंगल बताना ज़्यादा होता है आपको आपकी वीडियोस में। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट। आप इसको ठीक से समझ लीजिए, सुनिएगा, और जो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। साइंस एंड टेक का जो वीडियो हम डाल रहे हैं सैटरडे को, उस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइए, ताकि उसे हम इम्प्रूव कर सकें और नई नई चीज़ें ला सकें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो अगर आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। This is up to you only. My purpose is to somehow make you better prepared in facing this tough exam. तो चलिए।